हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर वेल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं सीबीएसई क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 1 को, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। लेकिन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इस पर लिखे एक थॉट को हम पढ़ लेते हैं। फैक्ट्स आर नॉट साइंस एज द डिक्शनरी इज नॉट लिटरेचर। फैक्ट कोई साइंस नहीं होता जिस प्रकार से डिक्शनरी कोई लिटरेचर नहीं होती है, जिसे लिखा है मार्टिन एच फिशर ने। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस चैप्टर को और जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। बट स्टूडेंट्स, हम आपको बता दें कि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है और इसलिए हमने अलग अलग वीडियोस में इसके अलग अलग पार्ट डिस्कस करे हैं। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एनसीईआरटी की बुक में सबसे पहला जो आपको सेक्शन मिलेगा इस चैप्टर के अंदर, जो सबसे पहला सेक्शन हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस के बारे में, वो हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। कि डेली लाइफ में ये जो एक्टिविटीज़ यहाँ पर लिखी हुई है वो एक्टिविटीज़ केमिकल रिएक्शंस के ही एग्जाम्पल हैं। जैसे कि दूध को अगर हम गर्मी के सीज़न में खुला छोड़ दें तो वो फट जाता है, या फिर आयरन तवा, नेल या पेन को हम किसी ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में रख दें तो उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है। ग्रेप्स का फर्मेंट होना, या फिर खाना पकाना, या फिर फूड का डाइजेशन, या फिर हमारा रेस्पिरेशन, ये सभी केमिकल रिएक्शंस के एग्जाम्पल हैं जो कि हमारी डेली लाइफ से जुड़े हुए हैं। बट स्टूडेंट्स, हम आपको बता दें कि पिछली कुछ क्लासेस में हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होते हैं फिजिकल चेंज और क्या होते हैं केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज से ही जुड़ी है हमारी केमिकल रिएक्शन। जी हाँ, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, अगर हम इसे एक लाइन में कहें तो जब भी हम केमिकल चेंज को ऑब्जर्व करते हैं तो वहाँ पर केमिकल रिएक्शन होती है। मतलब केमिकल रिएक्शन इज एसोसिएटेड विथ केमिकल चेंज। अगर फिजिकल चेंज होगा तो केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, और अगर केमिकल चेंज होगा तो केमिकल रिएक्शन होगी। तो इस प्रकार से हमने समझ लिया कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। अब हम समझते हैं एक्टिविटी 1.1 को। क्या है एक्टिविटी 1.1? स्टूडेंट्स, हम आपको बता दें कि इस एक्टिविटी को आप किसी टीचर के सुपरविज़न में ही करें, और हो सके तो आप सूटेबल आई ग्लासेस को पहन लें, क्योंकि यहाँ पर हम जो है फ्लेम के साथ इस एक्सपेरिमेंट को करने वाले हैं। इस एक्सपेरिमेंट में आपको ज़रूरत पड़ेगी एक वॉच ग्लास की, एक बर्नर की, एक टंग की और एक मैग्नीशियम रिबन की। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमें चाहिए। अब हमें मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना है इस वॉच ग्लास के ऊपर रखकर, और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम इस बर्नर की हेल्प से मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो एक डेजलिंग वाइट कलर की फ्लेम हमें मिलती है। और जब ये फ्लेम हमें मिलती है उसके बाद जब पूरा मैग्नीशियम रिबन बर्न हो जाता है तो उसकी एज को हम इकट्ठा कर लेते हैं इस वॉच ग्लास में। मतलब जो राख हमें मिली वो एक वाइट कलर का पाउडर होती है जो कि हम इस वॉच ग्लास में कलेक्ट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, हम आपको बता दें कि एक्टिविटीज़ को आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें, क्योंकि सीबीएसई की बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर वो क्वेश्चन कहीं से भी बना सकते हैं और एक्टिविटीज़ में से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। इसलिए एक्टिविटीज़ का जो सॉल्यूशंस है उन्हें भी आप ध्यान से सुनें। अब यहाँ पर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनी है, ये जो वाइट कलर का पाउडर है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड होती है, जो कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन के बाद बनती है। स्टूडेंट्स, क्या होता है जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाता है, हमें क्या ऑब्जर्व करने को मिलता है? स्टूडेंट्स, हम आपको बता दें कि जब भी मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाता है तो डेजलिंग वाइट फ्लेम देखने को मिलती है, और हमें एक वाइट कलर का पाउडर देखने को मिलता है वॉच ग्लास के अंदर। ये वॉच ग्लास हमने इस मैग्नीशियम रिबन के नीचे ही रखा था जब हम इसे बर्न करते हैं। अब ये जो वाइट कलर का पाउडर है ये एक्चुअल में मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की एयर की प्रेजेंस में रिएक्शन करने से बनता है। रिएक्शन आप देख सकते हैं, रिएक्शन यहाँ पर लिखी हुई है 2 mg इन सॉलिड फॉर्म ऑक्सीजन गैस। अगर इन दोनों की रिएक्शन होगी, बर्न किया जाएगा इनको, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल हमें मिलेंगे। स्टूडेंट्स, हम आपको बता दें कि एक क्वेश्चन और इस एक्टिविटी से बन सकता है। वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले उसे सैंड पेपर से रब क्यों किया जाता है? तो आपको हम बता दें स्टूडेंट्स कि जो सैंड पेपर है उसे हम मैग्नीशियम रिबन को रब करते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर होती है
जिसके कारण से वो मैग्नीशियम रिबिन प्रॉपर बर्न नहीं हो पाता है। और जब हम मैग्नीशियम रिबिन को सैंड पेपर से रब करते हैं तो हम उस ऑक्साइड की लेयर को, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को वहाँ से रिमूव करते हैं, जिससे मैग्नीशियम रिबिन आसानी से बर्न हो सके और हमें डेजलिंग वाइट फ्लेम दिखाई दे। तो चलिए अब अगली एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं। अगली एक्टिविटी है एक्टिविटी 1.2। क्या कहा गया है इस एक्टिविटी में कि हमें लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेना है टेस्ट ट्यूब के अंदर और फिर उसके अंदर पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन को मिक्स करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, हमने क्या ऑब्जर्व किया? स्टूडेंट्स, क्या होता है जब एक टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन में हम पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन को ऐड करते हैं। हम आपको बता दें कि वाइट कलर का लेड नाइट्रेट रिएक्ट करेगा पोटेशियम आयोडाइड के साथ और येलो कलर का लेड आयोडाइड बनाएगा। ये येलो कलर का लेड आयोडाइड एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस होता है जो वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है। स्टूडेंट्स, हम आपको बता दें कि ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है और येलो कलर का लेड आयोडाइड यहाँ पर येलो कलर का प्रेसिपिटेट बना है जो कि वाटर में सोल्यूबल नहीं होगा। ये रिएक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब अगली एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं। अगली एक्टिविटी क्या है? हमें एक कोनिकल फ्लास्क लेना है। उस कोनिकल फ्लास्क के अंदर जिंक के ग्रेन्यूल्स ऐड करना है और उसके अंदर फिर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है या फिर सल्फ्यूरिक एसिड को उसमें मिक्स करना है। मतलब या तो आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लें या फिर सल्फ्यूरिक एसिड लें, दोनों में से कोई सा एक एसिड लेना है। यहाँ पर सावधानी ये रखना है कि जो एसिड है उसे हम बहुत ही केयरफुली हैंडल करें, क्योंकि एसिड से काफ़ी हार्म आपको हो सकता है, इसलिए बहुत ही केयरफुली आपको उसे हैंडल करना है। सो डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल? जिंक ग्रेन्यूल के आसपास आपको कुछ ऑब्जर्व होते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जिंक ग्रेन्यूल है, यहाँ पर आपको कुछ ऑब्जर्वेशन दिखाई दे रहा है। टच द कोनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंज इन द टेम्परेचर? कोनिकल फ्लास्क को या टेस्ट ट्यूब को टच करें, क्या हमें टेम्परेचर में चेंज होते हुए दिख रहा है? तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिंक ग्रेन्यूल के आसपास से हाइड्रोजन गैस के बबल हमें दिखाई देंगे और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा। स्टूडेंट्स, क्या होता है जब जिंक ग्रेन्यूल को हम ऐड करेंगे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में या फिर सल्फ्यूरिक एसिड में? स्टूडेंट्स, हम आपको बता दें कि जिंक एक एक्टिव मेटल है और रूम टेम्परेचर पर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जिंक बहुत ही रेडिली रिएक्ट करता है और यहाँ पर हमें जिंक क्लोराइड जो कि सोल्यूबल होता है उसका फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोजन गैस भी यहाँ पर इवॉल्व होगी। जिंक ग्रेन्यूल के पास हम हाइड्रोजन गैस के बबल्स को देख सकते हैं और जब हम कोनिकल फ्लास्क को टच करेंगे तो हमें कोनिकल फ्लास्क कुछ गर्म महसूस होगा, जिससे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इस रिएक्शन के होने के बाद टेम्परेचर में बढ़ोतरी हुई है, टेम्परेचर बढ़ा है, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस रिएक्शन को आप इक्वेशन के फॉर्म में देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये एक प्रकार की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर जिंक ने हाइड्रोजन को HCl में से डिस्प्लेस किया है। और स्टूडेंट्स, हम आपको बता दें कि लेबोरेटरी के अंदर हम इसी रिएक्शन के द्वारा हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर करते हैं। स्टूडेंट्स, जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक के ग्रेन्यूल्स को ऐड किया जाता है तो यहाँ पर जिंक के ग्रेन्यूल की स्टेट चेंज हो जाती है और वो कन्वर्ट हो जाता है जिंक सल्फेट में और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होती है, मतलब हाइड्रोजन गैस भी यहाँ पर बनेगी। इस रिएक्शन की इक्वेशन को आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसका मतलब ये है कि जब ये रिएक्शन होगी तो इस रिएक्शन के होने के बाद यहाँ पर हीट रिलीज होगी। साथ ही में जिस फ्लास्क में रिएक्शन हो रही है वो फ्लास्क भी गर्म हो जाता है और यहाँ पर सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। स्टूडेंट्स, ऊपर जो 3 एक्टिविटीज़ हमने देखी उसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि जो नीचे दिए गए ऑब्जर्वेशन हैं वो हमें हेल्प कर सकते हैं ये डिटरमाइन करने में कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। ये ऑब्जर्वेशंस हमें बताते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल ना समझें कि ये ऑब्जर्वेशन हो रहे हैं तो वहाँ 100% केमिकल रिएक्शन होगी ही। हो सकता है कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन ना भी हो। ये हमें केवल हेल्प करेंगे ये जानने में कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। जैसे चेंज इन स्टेट, अगर स्टेट चेंज होती है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, इस प्रकार से अगर कोई स्टेट चेंज हो रही है तो ज़्यादातर केसेस में वहाँ पर
केमिकल रिएक्शन होती है, बट एक केस हमें ये भी देखने को मिलता है कि आइस वाटर में और वाटर वेपर में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पर सॉलिड लिक्विड और लिक्विड गैस स्टेट में कन्वर्ट हुआ है, फिर भी वहाँ पर H2O के फॉर्मूले में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। वहाँ पर आइस में भी H2O था, वाटर में भी H2O था और वेपर में भी H2O था। तो वहाँ पर हमें फिजिकल चेंज देखने को मिलता है, बट केमिकल चेंज देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए वहाँ पर केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है। उसी प्रकार से हम देखते हैं चेंज इन कलर और इवोल्यूशन ऑफ अ गैस और चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हमें देखने को मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। मतलब ये ऑब्जर्वेशन हमें हेल्प कर रहे हैं एक प्रकार से कि अगर ये ऑब्जर्वेशन होते हैं, अगर ये ऑब्जर्वेशन हमें दिखाई देते हैं तो वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो सकती है। स्टूडेंट्स, इन ऑब्जर्वेशंस को अगर आप अपने आसपास देखोगे तो आप देखोगे कि एक लार्ज वेराइटी में हमें केमिकल रिएक्शंस को देखने को मिलती है अपने आसपास। और इस चैप्टर में हम अलग अलग टाइप की केमिकल रिएक्शंस को पढ़ेंगे और उनके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के बारे में भी इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशंस के बारे में, क्या होती है केमिकल इक्वेशंस, और बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में भी हम पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। जब केमिकल चेंज होता है तभी हम कहेंगे कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।